Guys, welcome to my channel Anthropology UGC Net by Anjali and आज ये हम पार्ट टू जो कि सिलेबस का पार्ट टू है हमारे नेट जेआरएफ का उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट वन देखा होगा आप सभी ने, जो कि मैंने इससे पहले अपलोड किया था। उसमें मैं वैसे तो जनरली 10 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में, तो पार्ट वन में मैंने फाइव फाइव यूनिट्स के बारे में बात किया था और रेस्ट ऑफ द फाइव जो है वो आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज आप जाओ और सिलेबस गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमें रोड मैप चाहिए होता है कि हमें अब काम आगे क्या करना है। सो सिलेबस इज लाइक अ रोड मैप टू अस। तो पार्ट वन प्लीज 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 देखो। और अगर आपको वो वीडियो से अच्छा लगा, आपको लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए, then please subscribe to my channel and also do share and like my video। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट टू में। जो नेक्स्ट 5 यूनिट्स हम आज जिसके बारे में जानेंगे, और फिर आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो डेट हमें आइडिया हो जाए कि हमें अप्रोच कैसे करना है सिलेबस में, किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा जोर डालना है हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो पैटर्न मैं ऑलरेडी पेपर वन में डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, कि दो पेपर होते हैं, उसमें हमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप। और दो पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, और जो हमारा एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो मैंने बस जल्दी से आज आपको ये वाला बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि है 6। तो ये एक्चुअली में 6 यूनिट जो है बेसिकली आपका आर्कियोलॉजी पे है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। इससे पहले वाले यूनिट में भी हमने आर्कियोलॉजी पढ़ा था, एंथ्रोपोलॉजी, बट वो जो था वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से था। ओवरऑल वर्ल्ड में जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारा थ्योरीज है, फाइंडिंग्स हैं और कंसेप्ट्स हैं, ये हमें उस वाले यूनिट में पढ़ना था। अब जो ये 6 यूनिट है ये हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव पे है। So lower Paleolithic period in India, like pebble tool culture, Swan culture, ठीक है, मद्रासियन कल्चर, मद्रासियन और वो जो कोरता लायर वैली था उसमें। तो ये वाला सिलेबस हमें जो है यूनिट है, ये जो यूनिट है इसको हमें एक्चुअली में इंडिया के बिहाफ पे ही पढ़ना है, कि ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल जो है ये इंडिया से ही रिलेटेड है। और आप इसमें देखेंगे कि जितने भी ये जैसे ये भीमबेटका है, नर्मदा वैली है, और भी इसमें बहुत सारे हैं, आदमगढ़ है, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी बहुत जगह जैसे नागार्जुन कोंडा है, ये काफी अभी रिसेंटली न्यूज में भी कुछ कुछ इनका आया था कि यहाँ पे कुछ हमें फाइंडिंग्स मिली हैं। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली में एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं, जितने भी नए फाइंडिंग्स आए हैं, तो वो उससे भी हमें अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस रीसेंट फाइंडिंग्स पे भी आते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, पर पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया। इन सब के अंदर हमें जितने भी साइट्स हैं और वहाँ पे जितने भी फाइंडिंग्स मिले हैं उनके बारे में पढ़ना है, किन किन लोगों ने वो उन फाइंडिंग्स में हेल्प करी है, ये सब हमें जानना है। नेक्स्ट न्यूलिथिक पीरियड है, और न्यूलिथिक में देखो इसमें अलग है कि इसमें ना इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन, सेटलमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, क्लास फॉर्मेशन, ये जो हमारा ये जो अलग से हमें बताया हुआ है, इससे हमें फायदा ये है कि हमें इससे इस रडार से बाहर ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक्चुअली में एंथ्रोपोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आप जितना भी पढ़ लो कम है। बट फिर भी जब हमें ऐसे दिया हुआ है कि आपको इसी रडार में रहना है, तो इट्स गुड फॉर अस कि हमें इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा
एक्चुअली में वो नहीं पूछेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा भी हो, और इनफैक्ट जिन लोगों ने यूपीएससी में एग्जाम दिया है उनके पास तो ये इंडस सिविलाइजेशन का नॉलेज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हिस्ट्री कंप्लीट करनी होती है उसमें हमें। तो ये तो हमारा पहले से ही क्लियर रहता है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें और डीपली जानने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पोट्री एंड ट्रेडिशन। ये भी हम पहले हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, और हमने मास्टर्स में भी पढ़ा है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट इजी वन, एक बार गो थ्रू होना ही काफ़ी है इन टॉपिक्स पे। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, अर्बन रेवोल्यूशन, जो आयरन एज एंड अर्बन रेवोल्यूशन हमारा हुआ था, राइट। फिर मेगालिथ, बड़े स्टोन वाला टाइम जो आया था, उसमें क्या क्या थे, किस किस टाइप के हमने टूल्स यूज किए थे, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये था हमारा यूनिट 6, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी था। ठीक है। तो हमारा 6 यूनिट इतना ही है, बस इससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ना है। और फिर नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा यूनिट 7, जो कि है हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो इस वाले में हमारा टॉपिक ऐसे है कि हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, जितने भी कंसेप्ट हैं, लाइक सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इन सब के डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए। किन लोगों ने किस किस चीज में डेफिनेशन दी है, विथ एग्जाम्पल। लाइक जैसे हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो हम मोनोगैमी, पॉलीगैमी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें एग्जाम्पल भी देना जरूरी, एग्जाम्पल भी हमें याद रहने चाहिए कि ये इसका एग्जाम्पल है, पॉलीगैमी का एग्जाम्पल ये हुआ। ठीक है। अब जैसे पहला है हमारा कल्चर। कल्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स, होलिज्म, यूनिवर्सल्स, अकल्चरेशन, इनकल्चरेशन, ट्रांसकल्चरेशन, कल्चरल चेंज, कल्चर शॉक। ये सारे जो हैं कंसेप्ट्स हैं, ये सारी थ्योरीज हैं। इन सबको हमें क्लियरली एकदम हमें इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए हमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। फिर है लीगल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे, ट्राइब्स और स्टेट सिस्टम, ओके, नेशन, डेमोक्रेसी, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, उसके अंदर एनिमिज्म, टोटेमिज्म, तब्बू। तो ये सब हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। बाकी हमने मास्टर्स में तो ये पढ़ा ही है, ये सारे रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो यही है बस, ऑल अबाउट फैमिली, मैरिज, कंसेप्ट एंड ऑल, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये तो हमारा मतलब, आप ये मान लो कि ये हमारा इजी वन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं डालने होते, ये तो इट्स लाइक अ स्टोरी दैट यू विल रीड आउट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 8। यूनिट 8 है हमारा फिर से सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर हम जितने भी थ्योरीज हैं उसको उससे गो थ्रू होंगे, जितनी भी थ्योरीज हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो ये वाला जो हमारा यूनिट है, एक्चुअली में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिन बच्चों के पास एंथ्रोपोलॉजी का यूपीएससी सीएससी में, तो उन लोगों के लिए ये सबसे मेन होता है। लाइक आपको थ्योरीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जितने भी आपके मेलनोस्की, टाइलर, मॉर्गन, इन सब ने, बोआज, इन सब ने जितने लोगों ने थ्योरी दी है और किस किस थ्योरी के लिए वो फेमस हैं, तो ये तो आपकी टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये थ्योरी दी है। तो जैसे एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चर एंड पर्सनालिटी एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। इसको मार्गरेट मेड ने भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्गरेट मेड वाज अ रियली रिनोन पर्सनालिटी इन द होल एंथ्रोपोलॉजी फील्ड। ठीक है। और कल्चरल मटेरियलिज्म, सिम्बायोटिक एंथ्रोपोलॉजी, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड जेंडर, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ethnicity, वीवर
वीवर का इसमें बहुत मतलब योगदान था एथनिसिटी वाले थ्योरीज में। तो वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम, और इन सबको हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है हमारा 9th यूनिट, जो कि है हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इट्स ऑल अबाउट इंडिया, जस्ट इंडिया। जितने हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सॉरी, जितने हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इस एंथ्रोपोलॉजी फील्ड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके कितने कितने थ्योरेटिकल आइडियाज उन्होंने जो दिए थे, जैसे संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सबको हमें पढ़ना है। और कंसेप्ट जैसे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, एससी, दलित, ओबीसी, इन सबको हमें इन सबका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। और कैसे कैसे डेवलप हुआ है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली एमसीक्यू ही होंगे, बट क्या होता है कि जब हम एमसीक्यू, ये सारे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, उसमें हम पास भी हो गए, बट जब अगर आप नेट दे रहे हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राइट? और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है ट्राइब, एसटी, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ग्रुप, ट्राइबल मूवमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कैसे कैसे है, इस पे तो आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी पूछे, चाहे नेट, जीआरएफ, जेआरएफ पूछे, कोई भी पूछे, ये क्वेश्चन, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये फॉरएवर है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अर्ली इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अब उन ये जितने भी अभी जैसे मैंने बोला, जितने भी हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लाइक बीएस गुहा, एस सी रॉय, इरावती कार्वे, एलपी विद्यार्थी, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवासन, एन के बोस, डी एन मजुमदार, इनकी तो बुक भी पढ़ते हैं हम बहुत। ठीक है, इन 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 सबके बारे में हम पढ़ेंगे। और इन सारी पर्सनैलिटीज को पिक्टोग्राफिक वे में पढ़ेंगे, सो दैट कि हमें इनका चेहरा याद रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, फिर कभी कभी हम उनका वर्क भूल जाते हैं, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेस्ट वे होता है इनके बारे में याद रखने का कि हम उनके पिक्चर के साथ पढ़े, लाइक इमेजिन करें उसको। उसको उसी वे में, बेस्ट वे में याद रखा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज बाकी सबका अपना अपना है याद रखने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट है हमारा 10th यूनिट, जो कि है कंसेप्शन थ्योरीज। जितने भी कंसेप्शन थ्योरीज हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, इंगेज एंथ्रोपोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, अर्बन पब्लिक एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, जिनोमिक स्टडीज, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग, इन सब के बारे में हमें थ्योरीज पढ़नी है। कॉन्सेप्ट्स क्या है एक्चुअली में, इनका इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल, रीइंटरप्रिटेशन, इंटरवेंशन, रिसर्च प्रोसेस एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सब हम क्यों करते हैं, कब जरूरत पड़ती है। और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कैसे हमें ट्राइबल से डील करना पड़ता है, ये इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये हम जरूर पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये उस वाले यूनिट में भी होना चाहिए, बट इसको 10th यूनिट में डाला गया है। बट ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे भी हमें, क्योंकि इसमें हमें थ्योरीज ही जाननी है जनरली, कि हमें किस तरह से ट्राइबल्स के साथ वर्क करना है। जैसे फील्ड वर्क हुआ, हमें फील्ड पे जाते हैं, कोई भी हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। तो जब वो किसी अर्बन या रूरल एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे वो उनको स्टडी कंडक्ट करनी होती है। तो वो सबसे मतलब मेन जो होता है, पहला कोई भी जो अगर रिसर्च किया गया है या फिर असेसमेंट होता है, तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं भी शुरू होता है, तो ये पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट करे। और उसके बाद रिसर्च प्रोसेस कैसे कैसे होगा, री इंटरप्रिटेशन, कहाँ हमें जरूरत है, क्या हमें करने की जरूरत है, क्या नहीं है,
ये हम ऑलरेडी मास्टर्स में तो पढ़ ही चुके हैं, बट हम यहाँ पे अभी फिर से पढ़ेंगे और बेटर वे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस इन कम्युनिटी स्टडीज लाइक पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लैंड एलियनेशन। अब इनके इन कम्युनिटी को पढ़ने के लिए हम कौन कौन से अप्रोच यूज करते हैं, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाते हैं, किस तरह से हमें उनके साथ डील करना है, किस तरह से कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। पॉलिसी मेकिंग में तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि हमने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में हमने पढ़ा ही है कि कहाँ कहाँ एंथ्रोपोलॉजी को अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली भी। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ एनजीओ इन डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी और एनजीओ का क्या कनेक्शन है, कैसे ये एक दूसरे को एक दूसरे के साथ मिलके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये तो मतलब ऐसा टॉपिक है कि ये हर बार आता है, और इसमें जितने भी फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में एंथ्रोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पढ़ना है। एलजीबीटी ग्रुप एक नया ग्रुप का इसमें अभी एड अप हुआ है, तो ये भी हमें कंप्लीट करना है। लाइक जनरली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हमारे आए हैं आर्टिकल्स, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हमारे प्रिसीडिंग्स हुई हैं एलजीबीटी ग्रुप्स को लेके, उनको लेके जितने भी जजमेंट्स आए हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा और जानना होगा। ठीक है, तो आज तो ये हमारा वीडियो